हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जेट स्ट्रीम्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये भारतीय मानसून को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने क्लाइमेट स्टार्ट किया था एंड क्लाइमेट की विशेषताएं एंड फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इनका विस्तार से अपन ने अध्ययन कर लिया है। जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये दे आर फास्ट फ्लोइंग meandering narrow bands of strong winds in the upper troposphere, Shomandal. They are fast flowing. अभी अपन आगे करेंगे विस्तार से अध्ययन। meandering ये स्नेक लाइक आकृति में मूव करती हैं, क्यों करती हैं, विल डिस्कस नाउ। नैरो बैंड्स हैं ये विंड्स के एंड काफ़ी स्ट्रांग होती हैं क्षोमंडल के अंदर। जो इनकी दिशा है दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी डिस्कस करेंगे। और इनकी उत्पत्ति जो है इट इज़ origin is associated with the thermal contrast of the air cells. फॉर एग्जांपल हेडली एंड द फेरल सेल, ये आपने पिछले साल फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है। और सेल कैसे बनते हैं, ये पृथ्वी पर जो सेल हैं इनका विस्तार से अध्ययन किया है। ये इन पवनों को प्रभावित करते हैं। ये मेंडरिंग जो होता है, जो इनका मूवमेंट जो है वो इसे रॉसवी वेव्स ही कहा जाता है। दिस इज बेसिकली मेंडरिंग। मेंडरिंग का भी अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। My equatorial जो extension of the jet streams is more in winter because of the sudden shift of the pressure belts की शीत ऋतु के अंदर जो है वो उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ जो है ये बेल्ट जो है शिफ्ट करती हैं और इसका प्रभाव जो है देखने को अधिक मिलता है। During winter the thermal contrast increase and the intensity of the high pressure center at the poles increases. It intensifies the formation of the jet streams, its extension as well as its velocity. ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, मैप में आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान की कमी और तापमान में वेरिएशन के कारण जो है ये इनकी गति जो है वो अत्यधिक देखने को मिलती है, जो इनका विभाजन जब करेंगे। नाउ नेक्स्ट जेट स्ट्रीम्स होती क्या है। द टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स अपने क्या टाइप्स इन जेट स्ट्रीम्स को हम सामान्यतः जो है जो मुख्यतः जो है दो वर्गों में विभाजित करते हैं। वन इज द पोलर जेट स्ट्रीम्स एंड दूसरी कहलाती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ये मेन जेट स्ट्रीम्स हैं और जो मुख्य हैं। बाकी जो हैं वो छोटी जेट स्ट्रीम्स हैं और वो लोकलाइज मौसम जो है या स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करती हैं। Both the northern and the southern hemisphere have polar and subtropical jet streams. दोनों तरफ मिलेंगे, अभी मैप में डायग्राम में देखेंगे। Creating 4 permanent jet streams in total surrounding the permanent jet streams around the earth. Both types of jet streams are created by the difference in temperature between the two air masses. ये सेल का हार्डली सेल एंड जो सेल के मिलने के स्थान पर जो है वो दो वायु राशियों का जो स्वभाव जो है बिल्कुल विपरीत मिलेगा। उसके कारण जो है इनकी उत्पत्ति देखने को मिलते हैं। जो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स ऑल्सो एग्जिस्ट, मैंने अभी कहा था। अफ्रीकन ईस्टर्ली एंड द सोमाली जेट स्ट्रीम्स विल डिस्कस इन लेटर इन दिस लेक्चर कि भारत के मानसून को जो अफ्रीका के तट के मेडागास्कर के आसपास से ये सोमाली जेट स्ट्रीम्स की उत्पत्ति होती है और ये भारतीय मानसून को आगे बढ़ाने में किस तरीके से सहायता करती हैं, महत्वपूर्ण है ये। ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एंड प्रीवियस में आपने वायुमंडल के बारे में पढ़ा है और वायु दाब पेटियों के बारे में विस्तार से पढ़ा हुआ है। दैट इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री, ऊपर वाला पार्ट आ गया, ट्रॉपिकल आ गया एंड पोलर रीजन आ गया। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स मिलेंगी, डिस्कस करेंगे अपन एक एक के बारे में। और ये ट्रॉपिकल जो इन्हीं ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स का जो है द डिवीजन होगा वेस्टर्न वर्ड, वेस्ट साइड एंड द ईस्टर्न साइड, जो हमारे मानसून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स हैं वो हमारे मानसून को, अभी मैंने कहा, प्रभावित करेंगी। जो पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं ये ऊपरी अक्षांशों में, क्योंकि यहाँ प्रेशर काफ़ी अधिक होता है,
ये वहाँ इनका फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी एक सेल बनता है और दूसरा सेल यहाँ बनता है। इन सेलों के जंक्शन पॉइंट के ऊपर ये पवनों का निर्माण देखने को मिलता है और दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ना स्टूडेंट्स, ये अपन ने पहले ही पढ़ा है इक्वेटर, इक्वेटर से 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड द नॉर्थ पोल इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये पवन जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से पवनें जो हैं वो 30 डिग्री के आसपास जो है वो नीचे मुड़ती हैं और जो ट्रॉपिक्स की तरफ से आने वाले विंड्स हैं वो आती हैं और ये जो दोनों एयर मासेस हैं दोनों का जो स्वभाव है वो बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट होने के बाद ये मिक्सअप नहीं हो पाती और मिक्सअप नहीं होने के कारण यहाँ एक वॉइड बनता है, एक वॉइड बनता है और इस वॉइड के से में जो है वो बिकॉज ऑफ द कॉर्लिसिस फोर्स अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे, यहाँ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स की उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो जो हेडली सेल के बाद जो फेरल सेल है, ये जो थर्मोसेल है इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस के अंदर भी और फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये सेल किस फॉर्मेशन से बनते हैं। दूसरा जो सेल है दैट इज अ फेरल सेल और यहाँ से जो वायु है, जो एक वायु जो है जो पोलर साइड से आती है, दूसरी जो है वो पोलर साइड से आती है, दूसरी जो है वो सब ट्रॉपिक्स की साइड से आती है। तो दोनों वायु राशियों का भी जो है वो बिहेवियर जो है स्वभाव जो है बिल्कुल विपरीत है और जब ये ऊपर उठकर विपरीत दिशा में जाती हैं तो अगेन एक ये वहाँ वाइड पैदा होता है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों राशियाँ नीचे मुड़ती हैं और ये ऊपर उठती हैं तो एक वाइड बनता है दोनों जगह। और ये जो वाइड है यही जो है जेट स्ट्रीम्स की उत्पत्ति के केंद्र हैं। ये ट्रोपोस्फेयर जो क्षौमंडल है वहाँ पर इनकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। Now the jet streams forms between the latitudes of 50 to 60 degree north and south of the जो polar jet streams हैं of the equator and the subtropical jet streams is closer to the equator and takes um, shape at the latitudes of 20 to 30 degree। अभी मैंने आपके डिस्कस किया हुआ। नाउ अपने आपने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स की जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो इक्वेटर के पास अधिक है एंड पोल्स के पास वो कम है। इसके बारे में अपन डिस्कस किया हुआ है एंड ये जो इक्वेटर के आसपास है तो ट्रोपोस्फियर की हाइट है 17 टू 18 किलोमीटर एंड पोल पे जाके 8 से 9 किलोमीटर रहती है। अभी कॉर्लिसिस फोर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नाउ द पोलर जो फ्रंट जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्स कैसे बनती हैं, जो फर्स्ट वाला दिस इज पार्ट मैंने वैसे आपको डिस्कस किया अभी कि the polar front jet streams occur at 60 degree north and south of the equators at the height of 9 to 20 kilometers in the troposphere, मैंने डिस्कस किया आपसे। और जो विंड स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। अभी अपने इसके डेफिनेशन में क्या था, देयर हाई स्पीड विंड्स 321 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है। द नदर्न पोलर जेट्स sits above the polar front and as the result of the temperature difference between the cold arctic air and the warm tropical air में डिस्कस है। दो पवन राशियाँ जो हैं उस जंक्शन पॉइंट में मिलती हैं। As the two air masses meet, the difference in the air pressure between them produce what is called a pressure gradient। मैंने कहा आपको और यहीं पर इसका निर्माण होगा। जो इन पवनों की दिशा को जो प्रभावित करता है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट विल कॉज द वार्म ट्रॉपिकल to flow northward towards the cold air over the poles। However, the Coriolis force कैसे उत्पन्न होता है, Coriolis force किस तरीके से पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, ये आपने फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में विस्तार से पढ़ा हुआ है। एंड दिस Coriolis effect forces the air to be deflect to the right और इसी बल के कारण जो है वो उत्तरी जो है हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है पवनें राइट हैंड साइड को मुड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ती हैं। इन द समान डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये अपन ने पहले भी इसमें किया हुआ है, डिस्कस पवनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है।
As a result, a polar jet is stronger wind which is created along the border between the two different air pressure masses falling parallel the pressure gradient from west to east. Now स्टूडेंट्स जो कॉरलेसिस फोर्स जो इफेक्ट करता है वो उसका जो इफेक्ट पड़ता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पड़ता है, और इसी कॉरलेस फोर्स के कारण भी इन पवनों की जो दिशा भी जो होगी वो होगी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी। क्या हुआ है, द कॉरलेसिस इफेक्ट डिफ्लेक्टिंग विंड्स टू द राइट अपने कहा एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दिशा जो हुई वेस्ट टू ईस्ट इन पवनों की हुई। The southern polar jets has the same characteristics। अभी मैंने कहा दक्षिण में भी यही स्थिति जो मिलती है, और वहाँ पर भी उसी प्रकार से जो है वो दो वायु राशियों के मिलने स्थान पर जो है वो इन पवनों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। नाउ दूसरी जो स्थायी जेट स्ट्रीम्स हैं, दे आर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ये है हमारे इंडियन मानसून के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कैसे बनती है, दस अभी मैंने डिस्कस किया था इसके अंदर, द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स अकर एट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इट इज स्लाइटली वीकर एंड form at higher altitude than the polar jet streams and can be found at the height of around 10 to 16 kilometers। ये क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इक्वेटर के ऊपर जो है कॉर्लिसिस इफेक्ट जो है कम होता है, और ध्रुवों के आसपास जो है कॉर्लिसिस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ये उसका प्रभाव भी इन जेट्स इस की कॉर्लिसिस फोर्स की मात्रा का प्रभाव भी इन जेट स्ट्रीम्स पर देखने को मिलता है। The subtropical jet in the northern hemisphere is also a result of a strong pressure gradient that is created by the temperature difference between the warm air from the tropical region and the cooler mid latitude air। अभी मैंने डायग्राम में डिस्कस किया था, तो हेडली एंड फेरल सेल के जंक्शन पॉइंट पे, और ये वायु राशियों का निर्माण के कारण इस जगह पर यहाँ पर ये पवनों का निर्माण होता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड द डिविएशन टू द राइट ड्यू टू द कॉर्लिसिस इफेक्ट, मैंने कहा था, है स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ विंड्स ब्लोइंग वेस्टवर्ड इज क्रिएटेड बाय सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। नाउ दूसरा करेक्टर स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा था कि ये जो पवने हैं ये मैंड्रिंग, ये है स्ट्रक्चर लाइक द स्नेक, और ये जो मैंड्रिंग है ये जो है वो टुवर्ड्स द पोल जो है ज़्यादा मिलेगा, और इक्वेटर के पास ये कम मिलेगा। और जो इस मैंड्रिंग को जो डिपेंड कर रहा है, ये जो घुमाव है इन पवनों का, ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, ये सब पोलर विंड्स हैं। और ये जो घुमाव जो है ये डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और इसका ऊपर का जो भाग है पीक रिज एंड जो नीचे वाला ट्रफ कहलाता है ना। जो मैंड्रिंग का जो है, मैंड्रिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। एक अपने एक कहलाती है हॉरिजेंटल एंड दैट इज दूसरी कहलाती है वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल मैंड्रिंग है, जब अर्थ को इस फॉर्म में देखते हैं, ये हॉरिजेंटल मैंड्रिंग कहलाती है, और दूसरी कहलाती है वर्टिकल, जो एक क्षैतिज दूसरी ऊर्ध्वाधर। जो हॉरिजेंटल मैंड्रिंग है दिस इज ड्यू टू द कॉर्लिसिस फोर्स, और जो वर्टिकल जो मैंड्रिंग होती है, ये मोड़ जो पड़ते हैं, घुमाव जो पड़ते हैं, दिस इज ड्यू टू दी बाउंसी एंड द ग्रेविटी। नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ग्रेविटेशन के, अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण, ऊपर जो है बाउंसी के कारण जो इफेक्ट देखने को इसमें मिलता है। नाउ यही जो मैंड्रिंग जो पार्ट है, क्योंकि कॉर्लिसिस इफेक्ट जो है वो ध्रुवों के पास अधिक है, और जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी अधिक मिलेगा, तो परिणाम तो जो है ये जो मूवमेंट जो है, इन मूवमेंट जो है इनका काफ़ी, जो मेंढर जो है वो पोलर जेट स्ट्रीम्स में ज़्यादा मिलेगा। और इन्हीं मूवमेंट को, इन मैंडरिंग का जो प्रोसेस है, इसी मैंडरिंग को ही रॉसवी वेव कहा जाता है। द मैंडरिंग jet streams are called the Rossby waves। The Rossby waves are natural phenomena in the atmosphere and oceans due to the rotation of the Earth in planetary atmosphere। They are due to the variation in the Coriolis effect। मैंने कहा था भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कॉर्लिसिस बल्ब के अंदर जो है प्रभाव अलग अलग मिलेगा।
भूमध्य रेखा पर कम है, ध्रुवों की तरफ इसकी मात्रा में वृद्धि होती जाती है। And when the temperature contrast is low, speed of the jet streams is low, and the Coriolis force is weak, leading to the meandering with the latitudes. Rossby waves are found when the polar air moves towards the equator, while tropical air is moving towards the poleward. दोनों तरफ से मैंने कहा था कि इसका फॉर्मेशन जो है वो, जो मेंडर का फॉर्मेशन जो है वो इन वायु राशियों के मूवमेंट के कारण होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज वेव्स एक्सप्लेन द लो प्रेशर सेल। अब इस दोनों का कहा था। स्टूडेंट जो मेंडरिंग जो है एक वहाँ डिस्कस करते हैं। जो ये मेंडरिंग जो होती है, अगर रिवर की नदी द्वारा निर्मित आकृतियों में पढ़ा होगा कि जो रिवर नदी जो है मेंडर्स का निर्माण करती है, और जब मेंडर्स का आकार जब बढ़ता जाता है तो इन वेव्स का भी जब मेंडरिंग बढ़ जाती है तो ये जब और ये वेव्स टेम्परेचर ग्रेडियंट में फ़र्क आने के बाद जब सीधी होती हैं तो एक हिस्सा छूट जाता है, और जो ये हिस्सा छूट जाता है यहाँ पर, और यही जो फॉर्मेशन जो है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन साइक्लोन का निर्माण करती है, ये काफ़ी गति फॉर्मेशन के अंदर ये दोनों प्रेशर सेल्स के कारण जो है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन जो है इन्हीं मेंडरिंग्स या रॉसबी वेव के परिणाम स्वरूप होता है। नो अब जो अपन जो पढ़ेंगे कि हाउ दिस जेट स्ट्रीम्स अफेक्ट द वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोल्ड एयर ओवर द आर्कटिक शिफ्ट द polar jet south, bringing cold wet weather to the northern Europe and the United States during the summer. The opposite occurs as the warmer air from the tropic moves into the regions. Jet streams do not follow a straight line but tends to follow wave-like। ये अपन ने कहा था कि ये मैंडरिंग फॉर्मेशन चलती है, और जो ये वायु दाब की पेटियां हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, ये ऋतुओं के आधार पर और सूर्य के किरणों के प्रभाव के कारण जो है तापमान की अधिकता के कारण ये खिसकती हैं। एंड दीज बैंडरिंग्स फॉलो, अभी मैंने कहा था, दे आर रॉसबी वेव्स एंड द इफेक्ट इज विच इज द रिजल्ट ऑफ द वेरिएशन इन द कॉर्योलिस इफेक्ट एंड द अंडरलाइंग टोपोग्राफी ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सरफेस। नाउ जेट स्ट्रीम्स आल्सो दी, ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं इनकी जो पता लगा था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इनके बारे में आइडेंटिफिकेशन हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान वगैरह जो वॉर चल रहा था तो एविएशन के अंदर देखा था कि उस वक्त जो देखा था कि जब जो इनकी जब पवनों के विक्षोभ मंडल के अंदर जो है एक दिशा जब पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो वायुयान की गति भी बढ़ती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही थी। तो उससे इसके बारे में पता लगा कि ये जो है वो इस क्षोभ मंडल के अंदर ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है ये पवनें मिलती है। वो अभी भी है। The jet streams influence the aviation due to its strong wind speeds. Airlines make use of it to reach their destination faster with less energy. मैंने डिस्कस किया, flying against it must be avoided for obvious reasons, which is why airlines keep a close eye on the position of the jet streams। में opposite में दिक्कत आती है इसके अंदर। नाउ द इंडियन मानसून जो अपन करेंगे, द इंडियन मानसून एंड द रोल ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो विंटर मानसून एंड समर मानसून दोनों को ही इफेक्ट करेंगे। इसकी वेस्टर्ली ब्रांच बनती है एंड ईस्टर्ली ब्रांच जो बनेगी वो हमारे मानसून को प्रभावित करती है। द स्टार्टिंग ऑफ द मानसून, the burst of the monsoon depends on the upper air circulation which is dominated by the वही STG subtropical jet streams। The southwest monsoon coming in India is related to the tropical easterly stream। मैंने कहा था इसके दो विभाजन हो जाएंगे इस सब ट्रॉपिकल के ईस्टर्ली स्ट्रीम्स। इट विल बिटवीन 8 to 15 degree north latitude। The northeast monsoon, that is the winter monsoon, is related to the subtropical westerly jet streams, easterly and the westerly jet streams, which flows between the 20 degree and to 35 degree latitudes in the both the hemisphere। तो दोनों का जो है विंटर मानसून एंड समर मानसून जो है ईस्टर्ली तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अभी आगे मैप में देखेंगे। नाउ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इन द समर, पहले समर कंडीशंस लेंगे देन द विंटर कंडीशंस। विद द बिगिनिंग ऑफ द समर जो है आप जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है
उत्तर भारत के अंदर जो है काफ़ी गर्मी होती है, बिकम हॉट ड्राई, काफ़ी गर्म होता है, और सोलर रेडिएशन जो है वो ऊष्मा काफ़ी अधिक प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर के प्रीवियस से पढ़ा था, व्हाट इज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ये शिफ्ट करता है, और इसके शिफ्ट के कारण जो है वो मानसून को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। और द इंडिया द इक्वेटोरियल ट्रफ ITCZ मूव्स नॉर्थवर्ड, उत्तर की तरफ खिसकता है विद द वीकनिंग ऑफ द subtropical jet stream south of the Tibet, but the rest of the monsoon does not take place until the upper air circulation has switched to its summer pattern। और जब ऊपरी सौरमंडल की ऊपरी सीमा तक जो है तापमान की ऊष्मा जब पहुंचती है, और ये अप्रैल मई के एंड तक जाके कंडीशंस डेवलप करती हैं, बाय द एंड ऑफ द मे ये कंडीशंस डेवलप करती हैं, और सदर्न जेट स्ट्रीम जो है वो breaks and later it divides into the north of Tibet plateau। There is a sudden burst of the monsoon, and अभी मानसून किस तरीके से बनेगा ये। Now the clockwise cyclonic origin in the middle of the troposphere begins in the winding rising up from the plateau of Tibet after it becomes too hot. While going up separates near to the troposphere, one of these blowing in the form of the easterly jet streams towards the, मैंने कहा था towards the equator की तरफ बहेगी easterly jet streams, and the other जो branch बनेगी westerly jet towards the poles बहना प्रारंभ करेगी। जो towards the east जो flow करेगा, towards the equator की तरफ जो करेगा, ये हमारे मानसून को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता करेगा। Western and the eastern jets flow to the north and south of Himalayas respectively. The eastern jet stream become powerful and is stationed at 15 डिग्री north latitude। जो पूर्वी, अभी जब डिस्कस करेंगे अपन, जैसे मैप में भी देखेंगे, द ईस्टर्ली winds become very active in the upper troposphere and they are associated with the westerly winds in the lower troposphere, southwest monsoon winds। This result in more active southwest monsoon and heavy rainfall is caused the plateau of Tibet and the Central Asia becomes too hot, it is considered for its origin। Now it is to be noticed that the westerly jet streams begin to settle down in the Arabian Sea by blowing in the southwest direction and also create a very high pressure belt there, and inversely when this hot jet streams blow over the Indian subcontinent, it pulls up the surface air and creates a very low pressure there. To fill up the low pressure, winds from the high pressure area of the Arabian Sea begins to blow towards in the northeast direction known as the southwest monsoon। मानसून के बारे में जब विस्तार से करेंगे तब करेंगे कि उत्तर भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु के कारण जो है वो एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बन सकता है और बन जाता है, और अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो है पवनें जो है वो मैदानी भागों की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। नो स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन है, जो ऊपर की जो ईस्टली जेट स्ट्रीम्स हैं वो मूव करके आती हैं, मूव करके जो है वो इस फॉर्मेशन में जाकर और ये मानसून को जो है आगे बढ़ाती हैं। और एक लोकलाइज जो, दैट इज़ मडागास्कर, मेडागास्कर के पास अफ्रीका, यहाँ एक जेट स्ट्रीम्स बनती है सोमालिया जेट स्ट्रीम्स, और ये जेट स्ट्रीम्स भी जो हैं वो भारतीय महाद्वीप की तरफ मूव करती है, और भारतीय मानसून को आगे बढ़ाने के अंदर ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये सोमालिया और ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है बहुत अधिक सहायता करती हैं। नो इन विंटर के अंदर शीत ऋतु में क्या है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, द विंटर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स blow from west to east in the entire west and middle Asia। Now ये जो है it is bifurcated by the Himalayan ranges and the Tibetan plateau on the branch blow parallel to the plateau from the north while the other move towards the east in the south of the Himalayas। The western disturbance which enter the Indian subcontinent in the winter are brought by these westerly winds। ये उसके कारण ही जो है वो मेडिटेरियन ओशन से उधर से बहकर और उत्तर भारत के अंदर जो है शीत ऋतु के अंदर जो है जो हमें वर्षा देखने को मिलती है, वो इन्हीं के कारण हमें शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है।
Now, westerly जो jet streams हैं blow at a very high speed during the winter of the subtropical zones. southern ये अभी डिस्कस किया अपन ने. southern branch जो है jet streams की significant है. These jet streams are responsible for bringing western disturbances. ये जो पश्चिमी जो शाखा है इसकी जो है ये हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है शीत ऋतु के अंदर आता है, जो मेडिटेरियन रीजन से और सब कॉन्टिनेंट के भारतीय सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ता है, इसे लाने में सहायता करती है. और उत्तर भारत के अंदर जो हमें स्नोफॉल और वर्षा देखने को मिलती है, इन्हीं जेट स्ट्रीम्स के कारण हमें देखने को मिलती है. अपने डिस्कस किया है कि दोनों किस तरीके से ईस्ट मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून को इफेक्ट करती हैं. ये मानसून द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ए कोल्ड विंड व्हिच पुशेस डाउन विंड to the surface, creating a high pressure on the surface. Dry winds from the high pressure area, north western part of the India. शीत ऋतु के अंदर क्योंकि यहाँ पर शीत काफ़ी होती है तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है विकसित होता है इस वक्त. और इसके विकसित होने के कारण क्या है कि ये जो पवने हैं, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं, these winds in turns bring cold waves in the winter in the northern part of the country, including the Bihar and the UP. After reaching Bay of Bengal, ये जब पवने बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है, लो प्रेशर एरिया मिलता है. ये जो वेस्टर्ली जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फेरल स्लो फेरल सेल पढ़ा है अपन ने, टेक द फॉर्म ऑफ द नदर्न ईस्ट मानसून, और यहाँ से मॉइस्चर लेती हैं ये. और मॉइस्चर लेने के बाद जब ये नीचे की तरफ उतरती हैं, व्हेन दीज विंड्स रीचेस द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इट कॉजेज रेनफॉल विद द ह्यूमिडिटी रिसीव्ड बाय द बे ऑफ बंगाल. मैंने कहा था यहाँ से ये जो है मॉइस्चर ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर इनके कारण वर्षा देखने को मिलती है. ये जस्टिम्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था. अगले चैप्टर में बेटे अपन अल्नीनो, लानिनो एंड इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ये दो जो एक्टिविटी हैं जो होती हैं, ये दशाएं जो हैं वो भारत के मानसून को किस तरीके से प्रभावित करती हैं.